Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. आरजे अनमोल की अनमोल कहानियाँ। आज की अनमोल कहानी का आगाज तब होता है जब बाऊ मोशाय यानी कि हमारे भास्कर बैनर्जी अपने यार दिलदार आनंद की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आनंद उन्हें छोड़ के चला जाता है। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। इस कहानी में वो दौर भी आता है जब शोमू अपनी और अपने दोस्त विक्की की दोस्ती पर कसीदे पढ़ते हुए नजर आता है। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। कमाल की दोस्ती है साहब। यह अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन दोस्ती है जो ऑफ स्क्रीन भी उतनी ही शानदार नजर आती है। लेकिन फिर वक्त बदलता है। इस दोस्ती के बीच आ जाता है सुपरस्टार का ताज। इस दोस्ती के बीच दरार पड़नी शुरू हो जाती है। एक कोल्ड वॉर धीरे धीरे पांव पसार रही है और मीडिया में आ रही हैं इस कोल्ड वॉर की खबरें हर रोज हर दिन। फिल्म लावारिस में अमिताभ बच्चन साहब ने कुछ अनोखा किया। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये गाना देखने के बाद जहां एक तरफ उनकी अदाओं का हर कोई दीवाना हो रहा था, लेकिन कोई है जैसे ये अंदाज बच्चन साहब का रास नहीं आया। इसी बीच एक मैगजीन में राजेश खन्ना ने अपना इंटरव्यू दिया जहाँ पे कि जब अमिताभ बच्चन के इस गाने के बारे में पूछा गया तो काका ने कहा, मैं पैसे और लोगों की तारीफें बटोरने के लिए कभी भी अपनी डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके साड़ी पहनकर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ये नहीं करूंगा। उसके बाद साल 1982 रमेश सिप्पी साहब की फिल्म शक्ति देखने के लिए थिएटर्स के बाहर लंबी कतारें लगी। इस पर भी राजेश खन्ना का एक जोरदार रिएक्शन आता है। शक्ति बाय द वे आप जानते हैं फिल्म में अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार एक साथ हैं। राजेश खन्ना मैगजीन में अपना कमेंट देते हैं थिएटर के बाहर की लंबी लाइनें देखते हुए, वाओ, इस एक्टर के लिए थिएटर्स के बाहर इतनी लंबी कतारें, मैं नहीं जानता था कि दिलीप साहब को लोग इस उम्र में भी इतना चाहते हैं। बच्चन साहब इस फिल्म में लीड रोल में हैं, लेकिन राजेश खन्ना ने पूरा का पूरा क्रेडिट दिया दिलीप साहब को। ये सिलसिला यहाँ पे थमता नहीं। जहाँ एक तरफ राजेश खन्ना अपनी लेट लतीफी के लिए जाने जाते हैं, वहीं अमिताभ बच्चन उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, उनकी पंक्चुअलिटी है, उसके लिए फुल मार्क्स। यहाँ पर भी काका का एक जोरदार पंच आता है कि पंक्चुअलिटी क्लर्क्स की फितरत में है और मैं क्लार्क नहीं हूँ, आर्टिस्ट हूँ। मेरा मूड जो है वो मेरा गुलाम है, मैं मूड का गुलाम नहीं हूँ। अब ये जितने भी कमेंट्स हैं ये मीडिया में आ रहे थे और अमिताभ बच्चन तक पहुंच रहे थे, लेकिन वो खामोश है, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। फिर आता है साल 1983। राजेश खन्ना दसारी नारायण राव की फिल्म आज का एमएलए राम अवतार फिल्म की शूट शुरू करते हैं और इसी वक्त अमिताभ बच्चन टी रामाराव की फिल्म इनकलाब की शूट। कहानी का ट्विस्ट ये है कि भैया दोनों फिल्मों का सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। दोनों फिल्मों की कहानी का जो लब्बो लबाब है वो ये कि एक कॉमन मैन एक पॉलिटिकल सिस्टम में फंस जाता है। लेकिन जब यह खबर मीडिया में फैलती है तो दोनों फिल्मों के प्रोड्यूसर्स परेशान हो जाते हैं। सेम सब्जेक्ट पे 2 फिल्में कौन देखेगा? मतलब साफ है, जिसकी फिल्म पहले रिलीज होगी जीत उसी के पाले में गिरेगी। तो बस इसी सक्सेस को गले लगाने के लिए नारायण राव काका से मिलकर एक जंग का ऐलान कर देते हैं। मिस्टर खन्ना, हमारी फिल्म के सब्जेक्ट पर अमिताभ जी भी एक फिल्म कर रहे हैं और हमें किसी भी हालत में उनकी फिल्म की पहले अपनी फिल्म पूरी करनी है। राव साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारी फिल्म उस फिल्म से पहले पूरी होकर रहेगी और ये काका का वादा है। इस बार काका ने सिर्फ वादा नहीं किया, वादा पूरा किया, जो कभी नहीं हुआ। राजेश खन्ना वक्त से पहले शूटिंग पे पहुंच जाया करते थे, दिन रात काम कर रहे थे। उन्हें किसी भी हालत में बस ये फिल्म अमिताभ बच्चन की इनकलाब से पहले रिलीज करनी थी। उधर अमिताभ बच्चन भी पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं। टारगेट यही है कि अपनी फिल्म पहले पहुंचानी है थिएटर्स में। राजेश खन्ना की फिल्म आज का एमएलए राम अवतार वक्त से पहले बनकर तैयार हो गई। फिल्म को सेंसर से पास कराने के लिए दिल्ली भेजा जाता है, लेकिन सेंसर बोर्ड में फिल्म अटक जाती है। कुछ लोगों ने कहा शायद इसके पीछे अमिताभ बच्चन का हाथ है। मुझे लगता है कि बच्चन साहब अपने पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स को यूज करके काका की फिल्म की रिलीज को रोक रहे हैं।
इसी बीच बच्चन की इनकलाब भी पूरी हो जाती है और ये फिल्म भी सेंसर बोर्ड तक पहुंचाई जाती है, लेकिन ये भी वहां अटक जाती है। ये फिल्म का क्लाइमैक्स, उसमें इतना खून खराबा है, इतनी वायलेंस है कि इसके साथ फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता। एंड दैट मीन्स क्लाइमैक्स को बदलना होगा, फिर से शूट करना होगा। दूसरी ओर काका की फिल्म सेंसर बोर्ड ज्यादा दिन तक अटकाए नहीं रख सकता है, और वो भी तब जब प्रोड्यूसर साहब ने, यानी कि हमारे नारायण राव साहब ने सेंसर के खिलाफ ट्रिब्यूनल में जाने का ऐलान कर दिया है। बच्चन साहब भी अपनी फिल्म की रिलीज को लेकर परेशान है। वो अपनी फिल्म का प्रिंट लेके खुद दिल्ली पहुंचते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं और दिल्ली से ही फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट लेकर 17 जनवरी 1984 रिलीज होती है अमिताभ बच्चन की इनकलाब। फिल्म तो पहले रिलीज कर दी, लेकिन किस्मत का मूड कुछ ठीक नहीं था, बॉक्स ऑफिस पे फिल्म बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ काका की फिल्म अभी भी सेंसर बोर्ड की दीवारों पे सर मार रही है। कुछ महीनों के बाद उनकी जद्दोजहद पूरी होती है, सेंसर बोर्ड मेहरबान हो जाता है और काका को रिलीज के लिए हरी झंडी मिल जाती है। अमिताभ बच्चन की फिल्म ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी है, तो काका की जीत तो लगभग तय है। लेकिन साहब किस्मत यहाँ पे भी रूठी हुई नजर आती है। बॉक्स ऑफिस पे कोई हलचल पैदा नहीं करती राजेश खन्ना की फिल्म। दोनों बच्चन एंड काका की मेहनत काम नहीं आती। चलिए, यहाँ तो सेंसर बोर्ड की वजह से परेशानियां चल रही थी। अब देखिए 1973 में चलते हैं। राजेश खन्ना 1973 मतलब सितारे बुलंदियों पे हैं। अमिताभ बच्चन तो उस वक्त अपना वजूद तलाश कर रहे हैं, और यही वजह है कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्म नमक हराम में दोनों एक साथ हैं, पर दोनों का स्टेटस बिल्कुल जुदा है जी। राजेश खन्ना कई सारी फिल्में कर रहे हैं तो अक्सर लेट पहुंचते हैं, वहीं अमिताभ बच्चन अभी इतने बिजी नहीं है तो हमेशा शूट पे रहते हैं। नतीजा ये हुआ कि ऋषिता ने फिल्म में बच्चन साहब वाला हिस्सा काफी ज्यादा शूट कर लिया है। अब जब फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाने की बारी आई तो ऋषिता ने बच्चन के साथ जो शूट किए सीन्स वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाए। काका जरा कम नजर आ रहे थे वहां पे। ये देखने के बाद जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे हैरान हो गए। अरे वो तो राजेश खन्ना की फिल्म पे पैसा लगाने के इरादे से आए हैं, पर उन्हें तो सुपरस्टार राजेश खन्ना की बजाय अभी पहचान बनाने वाले अमिताभ बच्चन इस फिल्म के लीड रोल में नजर आ रहे हैं। भाई उस वक्त जितना भी शूट किया था ज्यादातर सीन्स में अमिताभ बच्चन थे, काका की तो गेस्ट अपीयरेंस लग रही थी। अब लेकिन ये बात ऋषिदा द ग्रेट फिल्म मेकर से कैसे कहें डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो वो अमिताभ बच्चन के अंदर खामियां निकालने लग गए। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन साहब के कानों के ऊपर जो बाल रखने वाला जो हेयर स्टाइल था वो तक निशाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस हेयर स्टाइल को बदला जाए। अजी ऋषिदा की सोच को बदल पाना इतना आसान कहाँ है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस बात का अंदाजा नहीं कि अमिताभ बच्चन पे सवाल उठाकर वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। नमक हराम के रिलीज तक काका के हिस्से में मालिक, शहजादा, दिल दौलत दुनिया ऐसी कुछ फ्लॉप्स आ चुकी हैं, और अमिताभ बच्चन की जंजीर ने सबकी सोच को पलट के रख दिया है। अमिताभ बच्चन के हेयर स्टाइल पे सवाल उठाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स अब उनकी हेयर स्टाइल और एक्टिंग दोनों पसंद आ रही है जी। फिल्म की शूटिंग के वक्त बिजी रहने वाले काका इस फिल्म में अपना 100% दे जाते हैं। ये ऋषिदा का कमाल है कि अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को एक नहीं दो फिल्मों में एक साथ लेकर आए, और दोनों ही फिल्मों में एक दूसरे के सच्चे दोस्त नजर आए। वैसे सच तो यही है कि जब सुपरस्टार का खिताब राजेश खन्ना के सिर पे था तब भी ये खिताब की खुशकिस्मती थी, और जब ये अमिताभ बच्चन के सर पर था तब भी ये खिताब की ही खुशकिस्मती थी। रेडियो नशा